गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में कुलपति प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह, कुल सचिव डॉक्टर विश्वास त्रिपाठी, डीन अकादमिक प्रोफेसर NP मेलकानिया, विभिन्न संकायों के डीन और विश्वविद्यालय प्रवेश समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप तोमर एवं डॉक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव, समन्वयक प्रवेश एवं प्रवेश समिति के सदस्य गणों ने विजन 2025-26 पर जानकारी साझा करते हुए क्या कहा, आइए सुनिए। जो ब्रीफ ओवरव्यू है इस 2025-26 की प्रवेश परीक्षा का, कुल 4360 सीटों के लिए एडमिशन लॉन्च किया गया है, ओपन किया गया है 4360, जिसमें जो प्रोग्राम वाइज उसका जो डिटेल है वो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूजी में कुल 52 प्रोग्राम्स हैं और इन 52 प्रोग्राम्स में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 2520 हैं, 2520। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स जिसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लब होता है, उसमें कुल 7 प्रोग्राम्स हैं और इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 210 हैं। ड्यूल डिग्री के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें एक प्रोग्राम है और जो नंबर ऑफ सीट ऑफर्ड है वो 120 है। जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो कुल 62 हैं और उनमें जो नंबर ऑफ सीट्स ऑफर्ड है वो 1240 है, 1240। जो डॉक्टोरल प्रोग्राम्स हैं, PhD वाले प्रोग्राम्स, वो कुल 20 प्रोग्राम्स हैं और उनमें जो सीट ऑफर्ड है वो 124 है। इसी प्रकार लेटरल एंट्री इन बीटेक, लेटरल एंट्री इन PG में कुल 2 प्रोग्राम्स हैं और जो सीट ऑफर्ड है वो 20 सीट है। डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं वो कुल 4 प्रोग्राम्स हैं और 50 सीट्स ऑफर की गई हैं, इनमें ओपन की गई हैं। कुल टोटल इस प्रकार से 160 प्रोग्राम्स इस 2025-26 की प्रवेश परीक्षा के सत्र में ओपन किए गए बॉडीज़ हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम एडमिशन प्रोसेस करेंगे। जैसे RCI है तो वहाँ उन्होंने कुछ कोर्सेज के लिए बोला है, जैसे MPhil के लिए, BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए वहाँ हम अपना टेस्ट लेंगे। MBA प्रोग्राम में हम अपना एंट्रेंस लेंगे, बट अगर वहाँ पर भी सीट वेकेंट रहती है तो हम नेशनल लेवल जो टेस्ट स्कोर होगा उसके थ्रू जाएंगे। फिर PhD में, क्योंकि वहाँ UGC की कंडीशन है कि वहाँ आपको एंट्रेंस लेना ही लेना है, तो वहाँ पर भी हम एंट्रेंस लेंगे। प्लस इस बार UGC ने 3 कैटेगरी जनरेट की हैं, GRF, नेट क्वालिफाइड एंड ओनली PhD क्वालिफाइड। तो हम वो वाला प्रोसेस भी फॉलो करेंगे और उसमें हम फर्स्ट प्रियोरिटी GRF को दे रहे हैं, सेकंड प्रियोरिटी हम नेट को दे रहे हैं, थर्ड प्रियोरिटी हम GPAT जो हमारा एंट्रेंस है उसे दे रहे हैं। तो जो 10 नए प्रोग्राम हम इस बार शुरू कर रहे हैं, 5 हमारे अंडर ग्रेजुएट में हैं, जैसे BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, अगेन गवर्न बाय द RCI, तो यहाँ पर हमारा टेस्ट होगा। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये हमने आप सभी को प्रेस में हिंदी और इंग्लिश में दिया है, आप सभी के पास भी है, तो ये पेज नंबर 2 पर भी है। MSc in ऑपरेशन रिसर्च एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, then Master of Social Work with specialization of Medical and Psychiatrist Social Work, then Master of Design, then सेकंड हमारा इंटीग्रेटेड एंड रिसर्च प्रोग्राम है जो कि 3 इस बार हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड BSc MSc इन आयुर्वेद बायोलॉजी, then integrated B plan and M plan from School of Architecture, integrated MSc PhD in Life Sciences and System Medicine. So the System Medicine and Ayurveda Biology, these 2 programs from the Biotech department. Then again we start the working professional program in graduate BTech Mechanical Engineering, because last year हमने BTech Civil Engineering working professional में start किया था, वो भी हमारा सक्सेसफुल हुआ, उसमें हमारे काफ़ी एडमिशन हुए हैं जो कि हमारा वीकेंड में चलता है। देन 1 डिप्लोमा इज आल्सो देयर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइको सोशल रिहेबिलिटेशन। तो ये हमारे 10 नए प्रोग्राम हैं जिसमें हमारी 160 सीट्स हैं जो कि हम इस बार लॉन्च कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम कुछ प्रोसेस फॉलो करेंगे। जो एडमिशन का हमारा प्रोसेस रहेगा कि हमारा एडमिशन पोर्टल आज हम ओपन कर देंगे, आज से बच्चे फॉर्म भरना शुरू भी कर देंगे। तो हमने अभी इसमें अपनी डेडलाइन नहीं दी है हमने, लेकिन वेबसाइट पे लिखा है कि जो लास्ट डेट होगी, जो एंट्रेंस की डेट होगी
एज पर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट अदर्स हम उसको प्रोसेस को टाइम टू टाइम जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो वेबसाइट पे अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि ब्रोशर आज प्रिंट हो जाता है तो फिर उसमें हम चेंजेस नहीं कर पाते, तो वो ऑप्शन हमने वेबसाइट पे ही दिया हुआ है। तो वन तो एक तो हमारा है कि हम डायरेक्ट प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर हमारा कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज़ नहीं है लाइक बीए, बीएससी, एमए, एमएससी। वहाँ पर हम जो बच्चे का जो ग्रेजुएशन का है या उसका 12th की जो भी मेरिट है उस पर मेरिट बना के हम एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देन जहाँ हम एंट्रेंस ले रहे हैं वो एमबीए, पीएचडी, बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी है। और जो नेशनल और स्टेट लेवल का हम टेस्ट ले रहे हैं वो हमारा जेई है जो हम बीटेक के लिए ले रहे हैं। नाटा हमारा बीआर के लिए है। क्लैट हमारा जो यूजी और पीजी है वो हमारा बीए एलएलबी एंड एलएलएम के लिए है। गेट हमारा एमटेक। So there are many institutions which have developed these kind of programs, and hopefully, very recently, there may be also regulations from the governing bodies that how we can make our graduates employable, and they can be made employable once we have skill-based modules in their courses. For the science, we all understand that they have exposure for the labs and the practicals, but sometimes we miss this for the humanities. You may ask that if a student is doing course in the history, what is the employment opportunity for the history student? So if I can tell you about my vision, how they can be employable, then I'll simply say that if we include the skill-based module in the history program, few semester out of their 6 semester or 8 semesters, they will be very much employable, as well as they will be doing very significant contribution in the society. For example, take the government system and the administration. We have administration units right from the village. You have a ward, then you have a panchayat, you have a block, then you have tehsil, district, and then you can come to the Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. So do we have any interns who are working in this area currently? Likely no. Do we have our programs which are aligned to train the students for the internship, who can go and also tell, for example, take the village. How many government programs are running which are beneficial to the people who are living in the villages? Other than the panchayat and those people who are in the wards, we don't have anything at the student level who can be deputed over there, and they can also learn and also see what are the difficulties and the problems in delivering those programs to the villages and the village people. So if in our graduate programs we can incorporate such modules, then our graduates will be very much helpful in terms of understanding themselves, as well as also making it understand to the society and the people at large, because they will be skilled enough, because they will be also guided by our faculty members at how they can deliver this information in the best way which can be understandable to the people who are there at the ground level. So this will be a very strong and large network if we can think of. And now you can think that how our graduates could be employable. Later on, they can be also absorbed in the jobs if it is related to the same for the governance in the state. So this is just one example which I told you about a common subject which is like history, how our history graduates or any other humanities subjects, they can be employable. So like this, we have included a few new subjects. One just it was informed by our in charge, it is Ayurveda biology. So for Ayurveda biology, also there is a huge requirement
I'll just give you some background why this subject is important. Currently, most of the disciplines they work in silos, and you might have heard about few words. They are very much common. It's called as interdisciplinary, transdisciplinary, cross-disciplinary, multidisciplinary. So most of the time we talk only about the multidisciplinary. But all these four terminologies, they are very much different and they are very specific purpose. And these things are missing in most of the institutional systems. And this has been also advised by the National Education Policy that how to work on these four areas, make more and more programs of these multidisciplinary nature or interdisciplinary nature, and how that is going to be helpful or beneficial to the students. Most of the time, if they are just working in one vertical direction, sometimes they will be good just for answering one question in that particular area. But when we talk about solving a problems, usually the problem solving requires a holistic approach. It requires expertise in different disciplines, different areas. Then you can solve a problem. For example, I just gave you the Ayurveda biology course which we are launching. What is visualized here is integration of Ayurveda and the modern biology. In Ayurveda, you may be already knowing there is a course BMS, and once the students graduate in that discipline, they do their clinical practice mostly in the Ayurveda side. But nowadays, what is the situation of the public at a large? If we have some problem, if we have a disease, if we get the medicine from the doctor, first we Google it and see how does this medicine work. Is there any side effect or not? So nowadays, public is also very much aware. They are not 100% dependent on the doctors. They argue and they discuss whether this medicine is going to have beneficial effect or also some harmful effect. If harmful, then how to avoid that. So public is getting more aware about the system, what we have currently. So if you look at the Ayurveda practices currently, you will find very less information in the digital system or the digital platform. And mostly, since now people are more scientifically aware, they look for the evidence. सर आज आप अभी यहाँ पे विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आपने नई ज्वाइनिंग करी है, तो बतौर कुलपति आप विद्यालय के बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ के विद्यार्थी हैं? जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स में ऑलरेडी एडमिशन लिए हैं और काम कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई का जी, तो उनके लिए हमारा संदेश यही है कि पढ़ाई में जो भी कोर्स करिकुलम है, स्ट्रक्चर है और जो क्लासेस होते हैं और जो भी टीचर डिलीवर करते हैं उनको क्लासेस में जी, उनको किस तरह से मैक्सिमम से मैक्सिमम एक एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है हर बच्चे की, जी, वो अपने पोटेंशियल को कैसे उसको बढ़ाएं ताकि जो भी उनकी टीचिंग है जी, या लर्निंग है उसको वो कैसे अपना इन्हेंस कर सकते हैं और उससे बेनिफिट पा सकते हैं। तो एक पहला प्रयास तो ये होना चाहिए हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि ध्यान, मेहनत और जो एक कंसंट्रेशन होता है उसको किस तरह से वो अपने स्टडी में इनकॉर्पोरेट करें क्लासेस में, ताकि जो भी लेक्चर्स की डिलीवरी होती है टीचर्स के थ्रू उसका बेस्ट बेनिफिट उनको मिल सके। जी। सर आज ये नया सेशन भी शुरू हुआ है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए क्या कुछ खाका तैयार किया गया है? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय को अगली ऊंचाई तक ले जाने के लिए हम ये देखेंगे कि जो हमारा प्रोग्राम है, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, तो
तो पहली प्रायोरिटी है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं उनको कैसे रिवाइज करें, अपग्रेड करें और उसको रिलेवेंट बनाएं। पहला प्रायोरिटी ये है। दूसरा ये है कि रिलेवेंट बनाने में हम इन सब प्रोग्राम्स को किस तरह से स्किल ओरिएंटेड करें, ताकि बच्चों को यदि ग्रेजुएट हो रहे हों जी तो उनको कहीं जॉब्स के लिए जाएं तो स्किल के लिए यदि कोई इंटरव्यू हो तो उसमें वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और तीसरा प्रयास ये है कि नए कोर्सेज शुरू किए जाएं जो कि रिलेवेंट हों, कंटेम्प्रेरी और नीड के हिसाब से हों सोसाइटी के। जैसे हमने डिस्कस किया है कि एक आयुर्वेद बायोलॉजी प्रोग्राम फॉर एग्जांपल, तो उसकी नीड हमने बताया कि आयुर्वेद बायोलॉजी प्रोग्राम की नीड क्यों है, जिसमें कि हम मॉडर्न बायोलॉजिकल साइंस और आयुर्वेदिक साइंस दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे बच्चे इस कोर्स को करके जब बाहर आएंगे तो उसके पास हमारे पास एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स होगा जो दोनों विधाओं को जानता होगा, आयुर्वेदा को भी और मॉडर्न बायोलॉजी को भी, क्योंकि दोनों अलग हैं नहीं, शरीर तो एक ही है, जी दोनों शरीर पे ही काम करते हैं। तो यदि कोई ऐसा ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास हो जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा विधाओं की जानकारी हो, उसका अनुभव और ज्ञान हेल्थ के सेक्टर में हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये हमारा तीसरा प्रोग्राम था। चौथा ये है कि अधिक से अधिक यहाँ पे रिसर्च को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि एक जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसका मेन काम ये होता है कि न्यू नॉलेज क्रिएट करना। न्यू नॉलेज क्रिएट करने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है। जो भी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन है उस पर आप रिसर्च करके उसको आप अपग्रेड करते हैं, देन यू क्रिएट न्यू नॉलेज। तो न्यू नॉलेज के लिए यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम्स या जो भी डिसर्टेशन और थीसिस होती हैं उसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, उसके नंबर को कैसे बढ़ाया जाए, डिफरेंट जो अपकमिंग एरियाज़ हैं उसमें पीएचडी प्रोग्राम कैसे शुरू किया जाए, तो ये हमारा प्रयास रहेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। प्लस जो 5वें और 6ठे नंबर पे है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि रिसर्च करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेबोरेटरीज चाहिए। तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक हमारे पास जो एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन है, रिसर्च की फैसिलिटी हैं, नए इक्विपमेंट्स हैं जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, वो सब हमारे लेबोरेटरीज़ में हों, उपलब्ध हों, ताकि जो भी रिसर्चर्स हैं वो एक इंटरनेशनल लेवल का शोध कर सकें यहाँ पे। सर, गौतम बुद्ध नगर एजुकेशन हब है। प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर दर्जनों की संख्या में प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटी है, कैसे कुछ कंपेयर करेंगे? कि प्लेसमेंट तो एक चीज़ है जो कि इंटीग्रल है किसी भी इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी के लिए जहाँ पे आप टीचिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स कह लें या एक्सपेक्टेशंस कह लें कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो एज ए पेरेंट्स, आप भी पेरेंट्स, हम भी पेरेंट्स हैं, हमारा ये होता है कि जब बच्चा कोई कोर्स कर रहा है तो उसका फ्यूचर क्या होगा। तो जो भी कोर्स कर रहा है, यदि हमारा कॉन्फिडेंस है कि हमारा कोर्स बच्चे को एम्प्लॉयबल बनाएगा या कोर्स में उतना स्किल का कंपोनेंट है या अप्रेंटिसशिप का या लेबोरेटरी का इतना कंपोनेंट है कि वो कॉन्फिडेंट होगा कोर्स करने के बाद भी कि कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाता है किसी भी इंडस्ट्री या कंपनी में तो उसको वहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो वो एक हमारा प्रयास रहेगा कि उस तरह के जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं, उनको एम्फसाइज करें, उस पर ज़्यादा जोर दें। सर, आयुर्वेद की बात हो रही है जैसे, तो आप जो यहाँ पे कोर्सेज हैं आयुर्वेद के, तो क्या, क्योंकि आयुर्वेद में जो थेरेपीज़ होती हैं, वस्तीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हाथ से भी होती हैं वो, लेकिन आधुनिक मशीनों से भी होती है, तो क्या सुविधाएं हैं आधुनिक मशीनों की यहाँ पे? अभी यहाँ पे हम सिर्फ बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है उसको शुरू कर रहे हैं जी। तो ये जो है टीचिंग प्रोग्राम है। ओके। तो बच्चे इसमें 12th पास करके आएंगे और एडमिशन लेंगे और उनको ये दोनों चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जो बायोलॉजिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, और जो आयुर्वेदा का साइंस है, ताकि वो दोनों को जानें और दोनों को इंटीग्रेट करें। और इनके लिए वो लेबोरेटरी की फैसिलिटी भी इस्टेब्लिश की जाएगी, जो शायद आपका क्वेश्चन है कि उनके लिए क्या क्या होगा यहाँ पे।
तो लेबोरेटरी की फैसिलिटी भी होगी जिसमें कि वो मॉडर्न साइंस का भी एक्सपेरिमेंट करेंगे और आयुर्वेदा से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है वो भी करेंगे। सर बीएससी एमएससी की बात हुई तो क्या फिर इसके बाद में बीएमएस आदि करने की आवश्यकता होगी या नहीं? उसके बाद आएगा फिर पीएचडी प्रोग्राम, ओके। आयुर्वेद बायोलॉजी में पीएचडी प्रोग्राम। जी जी जी। तो जैसे ये बच्चे हमारे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे, तो नेक्स्ट वो फाइनली पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी तैयार रहेंगे और एलिजिबल हो जाएंगे। सर जैसे कि मैं आयुर्वेद पे मैं भी थोड़ा करती रहती हूँ, प्रयोग भी घर में भी करती हूँ, लेकिन कई बार देखती हूँ कि आयुर्वेद के प्रति जो लोगों में अभी इतनी जागरूकता नहीं है। हालांकि ये जब से सृष्टि बनी है मेरे ख्याल से जो चिकित्सा पद्धति है वो पहली पद्धति है, एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, ये तो अब आए हैं, लेकिन युगों युगों की बात करें, चाहे हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, चरक रहे हैं, बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, लेकिन आज के युग में लोगों को कैसे जागरूक किया जाए आयुर्वेद के प्रति, जहाँ हालांकि सरकारें भी मिनिस्ट्री के माध्यम से बहुत प्रयास कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, आयुर्वेद को लेके यदि आप अभी देखेंगी तो कई जगह कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खुले जा रहे हैं। जी। अभी गोरखपुर में भी एक यूनिवर्सिटी खुल रही है और पूरी यूनिवर्सिटी इसी के ऊपर है, आयुर्वेद के लिए है। जी जी जी। तो हमारा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में एक प्रयास है इसी को लेके कि आयुर्वेद को कैसे आप पॉपुलराइज करें, पॉपुलराइज करने के साथ साथ उसको स्टडी करें और उसको एडवांस भी करें, क्योंकि आयुर्वेद का जो नॉलेज है जी। वो बहुत पुराना है हमारे पास, एक तरह से धरोहर है हमारी। बिल्कुल। तो उस धरोहर को सब तक पहुंचाएं और उस नॉलेज को आप अपग्रेड भी करें, क्योंकि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती, हम सबको पता है। हर चीज़ विद टाइम इम्प्रूव करती है, इवॉल्व होती है। तो आयुर्वेद को भी यदि इवॉल्व करना है तो जो मॉडर्न टूल्स और टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स हैं उन सबको उसके साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि वो भी इवॉल्व करे आयुर्वेदा भी। जी जी। तो ये एक प्रयास रहेगा यहाँ पे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में, और इसको लेके हम ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं। सर क्या आपको लगता है जैसे कि आजकल बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो रही हैं, आयुर्वेदा प्रथम सीढ़ी है, पंक्ति है कि अगर हम उसको फॉलो करें तो वो आगे बीमारियों को नहीं लेके जाता है, वहीं रोक देता है, तो आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि आयुर्वेदा का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है प्रिवेंशन का, बचाव का। जी। तो यदि हम अपनी बायोलॉजी जानें, एक कॉन्सेप्ट है नो योर बायोलॉजी, जी। हम अपने आप के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हैं। यदि हम अपने आप के ऊपर ध्यान दें तो यदि बॉडी में कहीं भी किसी भी ऑर्गन में कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? हमको पता चलेगा, लेकिन वो तब पता चलेगा जब हमको जानकारी हो उसके बारे में। तो हम अभी उस लेवल पे है नहीं कि सबको उतनी जानकारी हो ताकि हमको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको एंटिसिपेट करके ये पता लगा सकते हैं कि अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है, या तो हमको ये डॉक्टर के पास जाना है, ये स्पेशलिटी के पास जाना है। तो ये अवेयरनेस का काम जो है आयुर्वेद के थ्रू बहुत अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं डिजीज़ प्रिवेंशन को लेके। तो उस पर टीचिंग होगी, रिसर्च होगा, सेमिनार होंगे, कॉन्फ्रेंसेज होंगे, वर्कशॉप्स होंगे, तो ये चीज़ धीरे धीरे पब्लिक में भी जाएगी। तो ये हम लोगों का सब प्रयास यहाँ पर रहेगा। सर एक यहाँ मांग अब भी उठती रही है, और जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने भी कई मंचों से ये मांग उठाई है और सरकार से भी इसमें मांग की है। तो जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है उसके दायरे में जो यहाँ के क्षेत्रीय जो क्षेत्र के डिग्री कॉलेज है इसके दायरे में लाने के लिए अभी तक क्या है, अभी तक CCS यूनिवर्सिटी मेरिट्स के अंडर में आते हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? कि ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है और ये डिसीजन तो सरकार के परव्यू में आता है, तो इस पर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता।